क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का डायरेक्ट उसमें गया हुआ था रिक्वेस्ट कि ये मेरे लिए रिजर्व रखना। तो दीज वर द पॉजिटिव्स टिल 30 मई मिडल ना आफ्टरनून तक ये सारी कार्रवाई चल रही थी। शायद 29 शाम को राज्यसभाओं का कांग्रेस पार्टी का लिस्ट आया और 30 को दोपहर को हमें पता चलने लग गया कि 31 को आना था लोगों को, 30 को पता चलने लग गया कि नहीं, शायद वो लोग नहीं आएंगे, कोई नहीं आ रहा। मुझे फिलहाल एक फर्स्ट फीलिंग हुआ किसी एक सोर्स से, जो उधर के लोग हमसे बात करते रहते हैं या हमारे भी लोग उधर बात करते हैं, उन्होंने कन्वे किया यार हमने सब तैयारी की थी बट हमें कहीं ना कहीं पीछे से मैसेज आया नॉट टू अटेंड। तो इसको हम शाम तक वेट किए। 31 तारीख जब रजिस्ट्रेशन का दिन था उस दिन तक वेट किया। देन उनके अंडर के सोर्सेज ने बताया कि नहीं, हमें दिल्ली से डायरेक्शन आया कि कैंप में अटेंड नहीं करना है। जम्मू कश्मीर के हालात हों या जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में क्राइसिस हो या जो इस समय परिस्थितियां घाटी में बन गई हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट तबके के वो लोग जिनको कश्मीर घाटी में नौकरियां मिली थी उनको टारगेट किया जा रहा है, कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां लगातार टारगेट किया जा रहा है और उसके साथ में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सियासी लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, पंच सरपंच पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और आतंकी ये एट विल कर रहे हैं, जहां जिस जगह उनको लगता है उस जगह वो कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक ग्रेनेड मारा है जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं, यानी जहां पिस्टल से काम चल रहा है वहां पिस्टल से काम चला रहे हैं, जहां ग्रेनेड से काम बनता है तो वहां ग्रेनेड चला रहे हैं। इस स्थिति को देखकर आप क्या कहें? देखिए, हम तो लगातार कहते आए हैं कि वादी या कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर, बाहर तो जम्मू कश्मीर ही जाना जाता है, कि इंटरनल स्थिति ठीक नहीं है। बावजूद इसके कि जो आज की सरकार ने इसी आड़ में बहुत सारे फैसले जम्मू कश्मीर के ले लिए। आप शुरू कर सकते हैं, एक इलेक्टेड सरकार थी, उन्हीं की थी, उसको गिराया, असेंबली डिसॉल्व किया, उसके बाद नई सरकार नहीं बनने दिया, जो जमहूरी तरीके थे। उसके बाद 5 अगस्त को जो भी फैसले उन्हें पार्लियामेंट में लिए हैं जो लोगों के विशेस के अगेंस्ट कुल मिलाकर, और उस वक्त भी यही कहा कि घाटी की हालात ठीक करने के लिए ये फैसले लेने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें आड़े आ रही थी कुछ बड़े फैसले लेने के लिए, जैसे स्टेट होना ये उनके लिए मुश्किल था, या 370 था, 35A था, हम फैसले नहीं ले पा रहे हैं, अड़चने हैं, और कर लिया। उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद दूसरे हालात जो भी उत्पन्न हुए। अब कुल मिलाकर अब 3 साल होने जा रहे हैं उस सिचुएशन को भी। मेरे ख्याल से 3 साल में अगर उनका लॉजिक सही था कि हमें रोड़े अटके हुए हैं रास्ते में स्थिति को बनाने में, वो रोड़े उन्हें हटा दिए, चाहे लोगों को तस्लीम थे या नहीं थे। कुछ हद तक लोगों ने भी ये कल्पना की थी कि चलो लेट अस सी, हो सकता है जो नहीं भी चाहते थे, अगर इनके फैसले लेने से कुछ ज़मीनी सतह पर फ़ायदा होगा, कुछ नॉर्मल सी आएगी, कुछ सिचुएशन में बेहतरी आएगी, शायद अच्छा खासा पोर्शन अंदर अंदर से इनको अप्रिशिएट भी करता। मगर अब 3 साल पूरे होते 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 जो आप पिछले खासकर 6 महीने से देख रहे हैं, बहुत ही मतलब सिचुएशन ख़राब है। हमने 6 महीने पहले से भी कहा था, जो कुछ चीज़ें इनके आईने में नहीं दिख रहे हैं वो ज़मीनी सतह पर आम आदमी को दिख रहे थे, और अब उसकी निशानदेही होती आ रही है पिछले 6 महीने से। जब आपने देखा बिंद्रू साहब की किलिंग हुई, सरदार टीचरनी की किलिंग हुई, सिविल मतलब उनको वो सुंबल में था नौजवान साथी, उसको दिन दिहाड़े कत्ल किया, उसके बाद सरपंच मारे गए, उसके बाद कई सारे पॉलिटिकल इलेक्टेड नुमाइंदे टारगेट हुए, और अभी पिछले 20 दिन से आप देख लें, राहुल भट्ट से लेकर आज तक बैंक मैनेजर तक, और रजनी बाला जो एक जनरल लाइन टीचर थी, जिनके साथ में तो पिछले 12-13 साल से तो किसी ने उप भी नहीं किया,
वो तो एक रूटीन चीज़ था, न किसी का खा रहे थे, ना कोई उनको खा रहा था। अब वहाँ तक भी मामला आ गया। फिर जनरली देख रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ नहीं है, वो किसी दूसरे वजह से भी हैं, गरीब गुरबा हैं, उनको सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है जो शायद पहले 90s में भी इस तरह का नहीं देखा। मिलिटेंसी पीक पर थी, मगर ठीक है, मैसेकर्स देखे, वो एक जंग था, मगर इस तरह का सिलेक्टिव और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाते हुए ये सिचुएशन बन जाए, ये पहले भी नहीं थी। मीर साहब, इसकी वजूहात क्या आपको लग रही हैं? आप एक सियासतदान हैं और आप साउथ कश्मीर से आते हैं, और साउथ कश्मीर ने भी आतंक के अलग अलग फेजेस देखे हैं, और इस अब दोबारा से साउथ कश्मीर जो है वहाँ एक्टिवेट होने लगा है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या वजूहात है? सिंपल, ये मेरी ज़ात की बात नहीं है। जब हम लोगों से बात करते हैं, मिलते रहते हैं, आखिरकार पब्लिक में है, आम आदमी भी आता है, पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखने वाला भी आता है, तो जब हम उनको ज़मीनी सिचुएशन पूछ रहे हैं, कुल मिलाकर एक बुखार है कि जो ये यूनिलेटरल अनडेमोक्रेटिक फैसले लादे जा रहे हैं, उसमें जो सरकार के अंदर लोग हैं, क्लास 4 से लेकर आप चीफ सेक्रेटरी तक ले लीजिए, ये भी एक दुनिया है जो समाज में से ही आते हैं, वो भी अपनी जगह तंग है। उनको लिबर्टी के साथ जो इनका ट्रेडिशन था काम करना, उनको भी राडार में रख करके कोई सरकारी अफसर फ़ोन नहीं उठा पा रहा है आम आदमी का, क्योंकि वो कुछ बताएगा, उसको कुछ जवाब देना होगा, वो कहते हैं हमें शाम को कॉल रिकॉर्डिंग्स देनी पड़ती है, आपने किससे बात की, किससे नहीं की, क्या बात की। तो इसलिए वो भी फ्री हैंड के साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं, टेबल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं। ये हो गया सरकारी पक्ष, वो भी एक एंगल है। जब वो लोगों को कहते हैं भैया हम फ्री हैंड काम नहीं कर सकते हैं, तो उसका आप सोच लीजिए एक आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा होगा। फिर आम आदमी जो है, जनरल पब्लिक, उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई दरवाज़ा उसके लिए खुला नहीं है कि जो बात सुने और उसकी डिलीवरेंस हो। यूँ तो कहने को हमने फिलहाल 3 टायर सिस्टम बनाया, पंच है, सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी है। अगर भी ये कहा जाता है कि वो होटलों में हैं, उनको अलग अलग जगहों पर रखा गया है। उनको जुनेद जी एक तो टुथलेस बना दिया, ऊपर से ऐलानात बहुत, रोज़ आप देखेंगे ऐलानात कि उनको एम्पावर किया जा रहा है, उनको ये अख्तियार दिया जा रहा है, मगर ज़मीनी सतह पर जब देख रहे हैं उनके हाथ में बेचारों के कुछ नहीं। और दूसरा, अब उनको रोज़ साल में 9 महीने उनको उठा करके थाने में, कोई जो इनने सिक्योरिटी वो जो बनाए हैं स्पेशल एरियाज़, डिग्री कॉलेजेस में, स्कूलों में बंद करके रखा है, कैद खानों में। अगर आप नहीं मानेंगे, एक 70 साल का बुज़ुर्ग आदमी पिछले 1 महीने से बंद है, रीज़न कुछ नहीं जी आपको बाहर नहीं जाना है। तो अब वो जब उसके लोगों को मिलेगा ही नहीं, लोग उससे बात ही नहीं करेंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी तो उसकी होगी ना। लोग नहीं समझेंगे कि इसको क्यों उठाया, न जवाजियत दे रहे हैं इसको क्यों उठाया, इस दरवाजे से ले रहे हैं। और दूसरी जो रूलिंग पार्टी के जमाते हैं वो सिफारिश करते हैं, अगर वो सिफारिश किया तो छोड़ देते हैं। अगर रूलिंग पार्टी के बगैर किसी ने कहा कि भैया इसको छोड़ दो, ये साधारण आदमी है और ये इलेक्टेड नुमाइंदा है, उसको और 2 महीने बंद करेंगे कि इसको दूसरी पार्टी क्यों कर रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो यूज़ करे, ये बुखार कुल मिलाकर लोगों में है, और जिसका माइलेज शायद वो जो हमारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, जिसको हम टेररिस्ट कहते हैं, और आजकल टेररिज्म का एक दूसरा मतलब एक फेज़ देखने को मिल रहा है। आपको रिकॉग्नाइज्ड मिलिटेंट कहीं पर भी मूवमेंट में मुश्किल से दिखेगा, शायद या तो लिमिटेड नंबर्स है या उनकी स्ट्रेटजी है, नहीं है। ज़्यादातर ये जो किलिंग्स हो रही है अननोन लोगों से हो रही, क्योंकि सरकारी रिकॉर्डों के मुताबिक, सरकार के कहने के मुताबिक, मुझे पीछे बताया गया कि 1200 पिस्टल्स श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। 1200 पिस्टल? 1200 पिस्टल। ये किसी जिम्मेदार शख्स ने आपको? ये सरकारी तंत्रों ने मतलब बताया सिस्टम में कि हमारे लिए चैलेंज ये है। तो वो पिस्टल आए कहाँ से, पिस्टल दिए किसने, यूज़ कहाँ हो रही है, वो सबसे बड़ा खतरा है। तो इसी तरह से अगर कुल मिलाकर वादी में इस तरह के स्थिति हैं, ये गंभीर है। इसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको टैकल करना, ये किसी एक मतलब इंस्टीट्यूशन या किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है। जैसे आपने कहा एक आदमी के हाथ में नहीं है,
मीर साहब, कुछ जगहों से ये भी बातें निकल कर आ रही हैं कि जो हुकूमत ने एक वो वेब पोर्टल बनाया, जिस वेब पोर्टल के ऊपर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से ये कहा जा रहा था कि आप में से जितने लोगों ने डिस्ट्रेस सेल की हुई है वो लोग सब अप्लाई करें, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नोटिसेस गए हैं कुलगाम के और कुछ इलाकों में नोटिसेस लोगों को गए। कई जगहों पर लोगों ने एतराज़ात किए कि जी मैंने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं तो उसके बाद भी मुझसे ज़मीन ली जा रही है। ये बताया जा रहा है, वहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कश्मीर में जो डिसकंटेंट है इस वक्त। क्या आप भी ऐसा कुछ अनंतनाग में या बाकी इलाकों में देख रहे हैं? इस मामले में भी पैनिक्स थोड़े पैदा हुए हैं, मगर जब इन्होंने वो एक ग्रीवेंस सेल बनाई डिविजनल कमिश्नर के उसमें कि अगर किसी कश्मीरी पंडित को लग रहा है कि मेरी ज़मीन किसी ने ज़बरदस्ती छीन ली या मेरी कंसेंट के बगैर कोई कब्ज़ा है, वो आप अपना दे दीजिए। मुझे जहाँ तक पता चला बहुत सारे लोगों ने, कश्मीरी पंडित भाइयों ने अपनी अपनी दर्ज की होगी, मगर उसमें जब जांच किया गया तो उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसा मिला जो शायद विदाउट कंसेंट किसी लोकल ने रखा होगा, मगर मेजॉरिटी जो है या तो सौदे तय हुए हैं या तो लेन देन बाज़ाब्ता हुआ है। अब कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि 90s में मैंने अगर कोई लाख रुपए कनाल बेच दिया, इस वक्त उसका 50 लाख रेट है, इसलिए मुझे कोई वो वापस दे, मगर जो उन्होंने ले दे के कागजी कार्रवाई की है तो वो तब की रेट वही थी, आज की रेट ज़्यादा हो सकती है। और वहाँ र्यूमर्स ये भी है कि कुछ लोगों ने ये फैलाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटस को मेंटेन करने जा रही है कि जो 1990 में स्टेटस था किसकी क्या ज़मीन थी उसको प्रॉपर्टीज़ का उसको वापस करेंगे। वो भी एक कुछ लोगों में पैनिक है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे पंडित ने मजबूरी में बेचा या मुसलमान ने मजबूरी में ख़रीदा है और उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशन उसमें की, वो भी एक परसेंटेज हो सकता है, मगर मैंने उसको प्रायोरिटी इसके पीछे नहीं देखा, क्योंकि लेफ़्ट राइट तो देखते हैं ना हम। लेकिन क्या आपको नहीं लगता मीर साहब, जो इन्वेस्टमेंट्स मरकज़ी सरकार कोशिश कर रही है कि वादी कश्मीर में आए या बाहर से लोगों को वहाँ कहा जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर ज़मीन ख़रीदें, इन्वेस्टमेंट करें, ये एक वजह बन रही है कि भाई क्योंकि टारगेट जब आप देखते हैं कि आप टारगेट जो है नॉन कश्मीरी को कर रहे हैं या कश्मीरियों में भी आप कश्मीरी पंडितों को कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मैसेज क्लियर है कि भाई ना हम यहाँ किसी को इन्वेस्टमेंट करने देंगे और ना हम किसी बाहर के आदमी को यहाँ पर बसने देंगे? नहीं, जनरली इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ कभी कश्मीर जम्मू रहा नहीं, क्योंकि सरकार की विजिबल पॉलिसीज़ होती थी। सरकारी ज़मीनें भी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दिया, इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया, हेल्थ सेक्टर के लिए दिया, एजुकेशन सेक्टर के लिए, कंटिन्यू सरकारों का काम रहा। मगर अब की बार जो इन्होंने किया है कि आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट लैंड, ये एक जनरल सर्कुलर, उस आड़ में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बहुत मतलब माइन्यूटली कहीं कहीं पर बताया ये भी गया है कि कोई ग्रेवयार्ड है, लोगों ने बनाया है, वो गाँव में होती है, उनकी एक अथॉरिटी होती है पंचायत की या देह कमीटीज़ की, उनने ग्रेवयार्ड्स बनाए। तो यहाँ तक कहा गया है कि अब ये ग्रेवयार्ड को हम मुनहदिम करेंगे, चूँकि ये उस सरकारी ज़मीन के दायरे में आ रहा है। वहाँ सेंटिमेंट आता है, कहीं पर ज़ियारत है, कहीं पर मस्जिद है, कहीं पर मंदिर है, कहीं पर गुरुद्वारा है। तो जब ये रिलीजियस एरियाज़ को वापस डिमोलिश करके ज़मीन को सरकार वापस लेने की बात करे, वहाँ किसी भी तबके के साथ आप छेड़ोगे तो सेंटिमेंट आता है। दूसरी बात, जो भी अवेलेबल स्टेट लैंड्स गाँवों में थी, शहरों में थी, दरिया के किनारों थी, वो एक लैंड बैंक रहता था लोकल लोगों के लिए। कल हमारी हायर सेकेंडरी बननी है, हमें 8 कनाल ज़मीन चाहिए, कल हमारा PHC से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना है, उस वक्त ज़मीन नहीं मिलती है, तो उसके लिए आइडेंटिफाई कर रखा था। वो जो इन्हें एयर मार्क किया और उसको कहा इसको आउटसोर्स करेंगे, वहाँ पर जो इंटीरियर में वो गवर्नर साहब ने या उनकी सरकार ने पॉलिसी दी कि हमने इतना लैंड बैंक आइडेंटिफाई किया, उसको दुबई में जाकर ऑफ़र कर रहे हैं, उसको दिल्ली में जाकर ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें नॉन कश्मीरी ही ज़्यादातर मतलब इंस्टीट्यूशंस को इंस्टॉल करने की बात, वो लगा कि हमारी ज़मीन लेकर बाहर के लोगों को दे रहे हैं। ये एक जनरल स्पिरिट किसी भी इंसान में आ सकता है कि जो कुछ हमारे पास बचा था उसको उठा करके ये नॉन स्टेट सब्जेक्ट को दे रहे हैं। वो मतलब बड़े क्लास हो, मिडिल क्लास हो, जाहिर सी बात है इसमें फिर उसके बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी और उसके बाद फिर पाकिस्तान का तंत्र भी वहाँ पर काम कर रहा होगा इसको, इस खौफ को, इस डर को बढ़ाने में। नेचुरली पीछे तो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं कि जब वो आवाम का रुख देख रहे हैं किसी चीज़ का, इससे अनॉयड है, तो उसका बेनिफिट वो लेते हैं,
वो उसमें घुस जाते हैं। अगर आवाम एनॉयड ना हो सरकारी फैसले से तो दूसरा एलिमेंट उसमें कामयाब नहीं हो सकता है। ये सरकारों को देखना है कि हमने अवाम को ऑन बोर्ड लेकर कोई फैसला लेना है या अवाम को बालाए ताक रख के हम जो मर्जी करें, एक डिक्टेटरशिप। साहब एक चीज़ और बताइएगा कि एक खबर साउथ कश्मीर से ये आ रही है, बच्चे गुम हो रहे हैं, नौजवान गुम हो रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो आतंकी रैंक्स को फिल कर रहे हैं, और ये बाज़ाब्ता नेशनल अखबार में भी आई है खबर और नेशनल चैनलों पर भी खबर चली है। आप जिस जगह से आते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी और साउथ कश्मीर के बारे में चूँकि आप तमाम जगहों पर घुस, क्या ये शिकायत आपको भी मिल रही है? फ़िलहाल इतने बड़े पैमाने पर नहीं। एक अच्छी बात हुई थी पिछले 2-1 साल से, जिसको हम न्यू रिक्रूटमेंट इन मिलिटेंसी कह रहे थे, वो कम हुई थी। जिस बहाव से होता था, वो चाहे दबाव है, प्रेशर है, या पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों पर बन रहा है, या पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देने की बात थी, इस वजह से वो रिक्रूटमेंट वाला एरिया बहुत कम हो रहा था। बट रिसेंटली पिछले 2 महीने से इक्का दुक्का वाक़ा आया है। एक तो कुछ मतलब जो पहले विजिबल नहीं होते थे मिलिटेंसी में, उस तरह के पुराने एलिमेंट्स वापस मिलिटेंसी सर्कल्स में जमा हो रहे हैं। दूसरा, छोटा मोटा मेरे ओवरऑल अपने सराउंडिंग में मैंने एक जगह का एक बच्चे का सुना है कि वो घर से निकला हुआ है, कहीं ना कहीं अभी आया नहीं वापस कि किस आउटफिट में, मगर अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि उसने शायद ठान ली होगी कि वो उसी साइड में जाएगा। तो ये नॉमिनल है। बाकी जो आप नेशनल अखबार की खबर बता रहे हैं, शायद मुझे उसकी या तो जानकारी नहीं है या कोई ऐसा इनपुट मेरे पास नहीं है। मीर साहब, रिवर्सल मानते हैं गेंस का, जो कामयाबी जम्मू कश्मीर में हालात को सुधारने में अलग अलग हुकूमतों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी 5 साल की हुकूमत 2019 तक जो 2014-2019 तक बीजेपी की सरकार है, उसके बाद अब दोबारा से उनकी सरकार है, तो क्या आप जो हालात इस वक्त बने हैं, क्या आप इनको देखते हैं कि ये कुछ एक वक्फे के लिए हैं, या आपको लग रहा है कि ये किसी एक बड़े बवाल की तरफ हमको लेकर जा रहे हैं, कोई बड़ी एक परेशानी जो है जम्मू कश्मीर को देखनी पड़ सकती है? हमने लगातार कहा, जब मरकज़ी सरकार या उनकी पार्टी कहने लगी कि अब कश्मीर में शांति है, क्योंकि जो भी वो रीज़न दे रहे थे, अब पथराव नहीं हो रहा है, अब एहतिजाज नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, ये उनके एक पैरामीटर्स थे नॉर्मलसी के। मगर हम तभी से कह रहे थे कि ये जो है, जो इस वक्त की सिचुएशन, खामोशी या लोग ना बोले, लोग अपना रिएक्शन ना दें, ये एक बड़ा खतरा पहले से ही दिख रहा था। तो आज भी उस खामोशी के बाद में जो अब नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, हम तो दुआ करेंगे अल्लाह से, भगवान से कि ऐसा ना हो, मगर कहीं ना कहीं ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये पहले वाले फेज़ से ज़्यादा खतरनाक हो भी सकता है, ऐसा लग रहा है। मेरी बात करेंगे कांग्रेस की। 2 खेमों में कांग्रेस बटी हुई है, एक है गुलाम नबी आज़ाद का खेमा और एक गुलाम मोहम्मद मीर का। इससे पहले जब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे और आपकी पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज थे, तब भी 2 खेमे थे, एक प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का था, एक गुलाम नबी आज़ाद का था। पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्या वाकई आपके चिंतन शिविर में, क्योंकि ये गुलाम नबी आज़ाद के खेमे से खबर निकल कर आई थी कि आपके चिंतन शिविर जो आपका पत्नी टॉप में हुआ, संकल्प शिविर, वहाँ पर तय ये हुआ था कि गुलाम नबी आज़ाद भी आएंगे, वो शामिल होंगे, और वहाँ पर एक प्रपोज़ल मूव किया जाएगा कि गुलाम मोहम्मद मीर को हटाकर गुलाम मोहम्मद सरूड़ी को अध्यक्ष बनाया जाए। ये खबर उस खेमे से आई। आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें सच्चाई कितनी है, और दूसरा ये कि क्या ये दुखद है कि हालात इस वक्त देश के ये हैं कि एक मजबूत विपक्ष की देश को ज़रूरत है और कांग्रेस खेमों में बटी हुई है? पहली बात तो जो आपने पटनी टॉप संकल्प शिविर की बात करी, उससे 1 महीना पहले तकरीबन, जो आपने भी विटनेस किया, आपने मुझे कई बार ये सवाल पूछा, मैंने कहा हमारे यहाँ ग्रुपबाजी नहीं है, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तो मगर 1 महीने पहले से शायद उसमें जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अपनी ज़ाती पहल की थी, मतलब ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, बाकी स्टेटों में भी कहाँ बिकरिंग है, उसको किस हद तक ठीक किया जा सकता है, हम चैलेंजेस का सामना कर सकें। तो उस पहल में
जब बाकी स्टेटों में किया तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमारे सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, मुझे बताया गया था कि उनकी भी 3-4 मुलाकातें 1-to-1 सोनिया गांधी जी से हुई थी। अब मुलाकातों में क्या तय हुआ तो वो बाहर आना नहीं था, मगर उसका जो हवा है वो पॉजिटिवली बैक टू स्टेट आया था। और आते आते 21 मई को आपने खुद देखा, हमारा राजीव जी का बरसी था और उनने खुद मुझे फ़ोन किया कि मैं कल वहाँ आकर के ट्रिब्यूट्स दूंगा, मोस्ट वेलकम। उसके बाद उन्होंने 2-1 बातें और भी कही थी जो बाद में हो नहीं पाई, दैट इज़ डिफरेंट, मगर वो खुद आए, उन्होंने उसी में वो किया। और वहीं पर उसी दिन सर्कुलर आया हुआ था कि 1 और 2 जून को संकल्प शिविर होने हैं अक्रॉस द कंट्री, जो उनको इत्तेफाक से जानकारी में था ही, वर्किंग कमेटी का मेंबर है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो मैंने कहा आप बताइए, आप दोनों दिन के लिए कैंप में रहेंगे पटनीटॉप में, या इनाग्रेशन में आएंगे या क्लोजिंग में आएंगे, अपनी टाइमिंग को देखते हुए। तो उन्होंने सब कुछ करने के बाद कहा मेरे से कि नहीं मीर साहब, मुझे क्लोजिंग वाले सेशन में रख लेना। दैट मीन्स 2 जून शाम को 3 बजे, 3 से 4 के बीच का स्लॉट उनके लिए रखा है टू सम अप द कैंप। ओके ठीक है, अकॉर्डिंगली शेड्यूल बना। इनाग्रेशन में रजनी पाटिल आई, बाकी जो बीच में शेड्यूलिंग डिज़ाइन थी पीछे से वो किया। तो 2 तारीख 3 बजे का उनका शेड्यूल था। और उसके बाद जब लिस्टें बनी कि कौन होंगे इस कैंप में, वो भी आज़ाद साहब की जानकारी में थी, क्योंकि उसमें कैटेगरीज लिखी थी, XMP, XMLA, PCC के ऑफिस बेयरर्स जो डेजिग्नेटेड है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स, और कोई भी और साथी उसके इक्वलेंट जो हो उस कैटेगरी का, वो PCC अपने आप डिसाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सीनियर एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, या एक्स कोई जनरल सेक्रेटरी है, या एक्स का स्टेट का कोई प्रेसिडेंट रहा हो किसी भी रैंक का, तो वो उसमें ऐड किया जा सकता है। वो उनको बताया एंड ही एग्रीड। उसने कहा दिस इज़ गुड, लेट अस गो एज पर कैटेगरीज, नॉट पिक एंड चूज द पीपल। तो हमने कहा नो, दिस विल बी ट्रांसपेरेंट। अकॉर्डिंगली उसको डिकोड जब किया तो ये करीब 180 लोग बने पूरे जम्मू कश्मीर में, और 180 लोगों को उसमें दावत चली गई कि भाई आपको इसमें आना है प्योरली। और जब 180 उसमें आए तो उसमें कुदरती बात है वो लोग भी जो आप कहते हैं कि दूसरे खीमे के लोग हैं, उनके एक्स मिनिस्टर्स, उसके एक्स MLAs, उनके ओहदेदार जो उस पक्ष के हैं, सारे उसमें कैटेगराइज, उनको इनविटेशन चली गई। और इनविटेशन के बाद में उन्होंने एक्सेप्टेंस भी भेजी कि हम आ रहे हैं, और उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ थी एक्सेप्टेंस की वो उन्होंने सारे पूरी की। फोटोग्राफ भेजना था, कंसेंट भेजना था, फिर उसमें सर्कुलर था कि ये 3 दिन का शिविर होगा, आपको एकोमोडेशन अपने हिसाब से करनी होगी। उसमें भी क्वेरी आई उनकी कि भाई PCC आइडेंटिफाई करे होटल और हमें बता दे, हमें हर एक को लोकेट करना मुश्किल है, बट आप आइडेंटिफाई होटल्स कीजिए, रूम्स अवेलेबल कीजिए, वी विल पे। वो भी किया गया, एक सेंट्रल ग्रुप बना हुआ था पार्टिसिपेंट्स के लिए, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, और उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होटल्स में एकोमोडेशन भी ली। और मुझे वहाँ बताया गया पटनीटॉप में लगातार, एक हमारे पार्टी के लीडर है, उनके 3 होटल है वहाँ, अपना है, बाई का है और मामा का है। वो तीनों होटल फुल्ली ऑक्यूपाई उन्होंने कर रखे थे, वो चाहे मेरे ग्रुप का था या उनके ग्रुप का, मगर उन्होंने तीनों होटल ऑफर कर दिए कि भाई ये अवेलेबल रहेंगे इस रेट पर। वो रेट भी उसने हमसे डलवाया, कहा आप अपने ग्रुप में लिख लीजिए, इसका 3000 का कमरा है, मगर मैं कंसेशन पर ये दे रहा हूँ 1500 रुपये। वो हमने जनरल मैसेज में भी डाल दिया। और फिर आज़ाद साहब का खुद का एकोमोडेशन के लिए वहाँ पर फॉर्मल रिक्वेस्ट भी गई उनकी। PDA की एक स्पेशल हट है वहाँ पर, वो उनके नाम से रिजर्व भी की गई, उनने खुद करवाई, और एज ए प्रोटोकॉल टॉप प्रायोरिटी उनको मिली। उसमें रिक्वेशन हमारी भी गई थी कि PDA हट हमें दे, जो गेस्ट आएंगे उनको ठहरे, मगर हमारी रिक्वेस्ट PDA ने ठुकराई, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का डायरेक्ट उसमें गया हुआ था रिक्वेस्ट कि ये मेरे लिए रिजर्व रखना। तो दीज वर द पॉजिटिव्स टिल 30 मई मिडल ना आफ्टरनून तक ये सारी कार्रवाई चल रही थी। शायद 29 शाम को राज्यसभाओं का कांग्रेस पार्टी का लिस्ट आया, और 30 को दोपहर को
हमें पता चलने लग गया कि 31 को आना था लोगों को, 30 को पता चलने लग गया कि नहीं, शायद वो लोग नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आ रहा। मुझे फिलहाल एक फर्स्ट फीलिंग हुआ किसी एक सोर्स से, जो उधर के लोग हमसे बात करते रहते हैं या हमारे भी लोग उधर बात करते हैं, उन्होंने कन्वे किया, यार हमने सब तैयारी की थी बट हमें कहीं ना कहीं पीछे से मैसेज आया नॉट टू अटेंड। तो इसको हम शाम तक वेट किए, 31 तारीख जब रजिस्ट्रेशन का दिन था उस दिन तक वेट किया। देन उनके अंडर के सोर्सेज ने बताया कि नहीं, हमें दिल्ली से डायरेक्शन आया कि कैंप में अटेंड नहीं करना है। तो वो 29 तारीख तक सारे तैयार थे, 30 तारीख दोपहर तक सारे तैयार थे, 30 तारीख शाम तक ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो नहीं आ रहे। अब उसमें आप रीज़न क्या निकाल सकते हैं? भले मैं कहूँगा कि मैं कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं था, मैं भी कल कहूँ कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राज्यसभा में चूंकि उनको नहीं लिया गया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद एक अखज़ यही किया जा सकता है, यही कंक्लूड किया जा सकता है। डेफिनेटली अब विजिबली हम लोग दूर हैं, हमें बाकी पॉलिसीज़ का पता नहीं कि वहाँ दिल्ली में और क्या क्या, मगर विजिबली ये हुआ कि अगर राज्यसभा में वो आते तो शायद उनको उम्मीद भी थी, इसलिए उन्हें सब लोगों को कहा था कि आना है, उन्होंने तैयारी की। अगर राज्यसभा के बगैर कोई और रीज़न होता तो भी तो उनको आना था, क्योंकि वो फैसले तो इसके बाद होने थे। अगर राज्यसभा पर ही ये अटका हुआ नहीं मामला था तो फिर वो आते, उनके लोग भी आते, वो कॉन्फिडेंट होते कि भाई मैंने तो राज्यसभा मांगी नहीं थी और राज्यसभा का मेरा कोई रीज़न भी नहीं था, लेट अस गो फॉर द कैंप के बाद में फिर आगे जो पोजीशन होगी, पार्टी पोजीशंस होंगे, वो बाद में होंगी। मगर एक लेमैन को यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला राज्यसभा का ही था। वो जब 29 शाम तक उसमें स्कोप नहीं बनी, लिस्टें आउट हुई, 30 तारीख को दोपहर को मैसेज चली गई कि नहीं जाना। मैं तो एक सिंपल लफ्ज़ों में उसको यही माने निकालूंगा, और उनके और मामलात क्या होंगे पीछे, विच आई डोंट नो। जैसे आपने कहा कि आप नहीं जानते, लेकिन मीर साहब, क्या गुलाम नबी आज़ाद के साथ जितने भी लोग आपकी पार्टी के चल रहे हैं, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये ज़ाती तौर पर आपको ये कहते हैं कि हम चलना तो राहुल गांधी के साथ ही चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरियां हैं? बहुत लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग, सारे लोग जो भी प्रोमिनेंट्स है उसमें, उनका लगातार मेरे से यही है कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हम सोनिया जी या राहुल गांधी के खिलाफ, उनके लीडरशिप के खिलाफ नहीं, मगर हमारी मजबूरी है कि हमारी लॉयल्टी पहले कहीं है, और वहाँ से जब हमको रोका जाता है या वहाँ से हमें कहा जाता है चलो, वो हमारी एक पर्सनल मजबूरी है, बाकी हम कांग्रेस के, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, क्या ये इस खबर में कोई हकीकत है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी एक पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप तक भी इस तरह की अफवाहें आई हैं, या ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं जो अब उड़ाई जा रही हैं? नहीं, ऐसे मार्केट में तो बहुत सारी खबरें आई, बट एज सच कोई कंक्रीट, कई लोगों ने कई कन्वर्सेशंस मतलब एक दूसरे को सुनाई, जो टेलीफोनों पर बातें हुई होंगी, तो उसमें अब कंक्रीट प्रूफ तो हमारे पास नहीं है। बताया जाता है कि एक स्टेज पर ऐसी कोई चर्चा चल रही थी, पर बाद में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट और आज़ाद साहब की बातें हुई थी, उसके बाद उसको वॉश आउट कर दिया गया था कि नहीं। हम अब स्थिति क्या है? अभी स्थिति अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, वो चूँकि अभी ताज़ा आपने जिसकी जिक्र की वर्कशॉप की, वर्कशॉप एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। उधर तो वर्कशॉप दूसरी भी हुई, क्या माना जाए उसको? विकार रसूल ने और गुलाम नबी मोंगा, उन दोनों ने मिलकर भी एक संकल्प शिविर किया कश्मीर में, एक होटल में किया। पहली बात तो जो पटनीटॉप शिविर था, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सब लोगों के लिए, इन दी इंटरेस्ट ऑफ पार्टी। इसमें किसी ज़ात का इंटरेस्ट नहीं था, मीर साहब का या किसी और साहब का इंटरेस्ट नहीं था, दिस वाज पार्टी डिज़ाइंड प्रोग्राम। पहले उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन को खो डाला, जो शायद जल्दी वापस आना मुश्किल है। दूसरी जो आप कह रहे हैं कहीं पैरेलल हुआ था, उसमें जो 2 सीनियर लोग इन्वॉल्व हुए थे, जो फोटोग्राफ्स में दिखाए गए या जिनने सोशल मीडिया में चढ़ाया, उनको जब शोकाज नोटिस गई है पार्टी की तरफ से कि ऐसे इम्पॉर्टेंट दिन पर आपको ऐसी न्यूज़ जिस पर डिस्कशन हो रहा था कि इनडिसिप्लिन सबसे बड़ी बीमारी है, इसको कर्ब करना है, तो इनडिसिप्लिन यही है। अगर आपने कहीं खाना खाया तो बाहर फोटो लगा के क्या संकल्प शिविर किया, तो दिस इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है कि जब उनको शोकाज नोटिस गए, उन्होंने अपनी रिएक्शन दी है। आप वेट कर रहे हैं कि वो शोकाज नोटिस का जवाब क्या देंगे। उनका कहना है कि नहीं, हमारी कहीं लंच पार्टी थी,
और हमने कोई संकल्प शिविर नहीं लगाया था और हम इसको बेबुनियाद। आपको लगता है बचकानी बातें इतने अहम, इतने सीनियर लीडर कर सकते हैं, क्योंकि कैब मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे एमएलसी रहे हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, वो प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के साथ ही रहे हैं। मैं उनकी बात को मान भी लूँ, तो फिर इससे पहले कि पार्टी को वो मतलब रिएक्ट करना पड़ा, उससे पहले जब उन्हें देखा ट्वीट कोई कर रहा है, वो उनके बीच में बैठने वाला आदमी है, दो ही इज़ नथिंग इन द पार्टी, अभी वो प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, और अगर वो ट्वीट करके अपना आप ही को यूज़ करके लगा रहा है और आपके नाम से न्यूज़ लगा रहा है कि फलानी साहब और फलानी साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर का डिस्कशन किया इस संकल्प शिविर में, तो फिर उनको पहले उसका रिएक्शन देना चाहिए ना। मैं अभी भी मान लूँ वो दोनों सीनियर है, पहले उस आदमी को जिसने उसका नाम देकर उसको ऑल्टरनेट बना दिया, पहले वो अपने लेवल पर उसको डिसोन तो करें, पहले उसको रिएक्ट तो करें। जो वो टेलीफोन पर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो पहले उस सोशल मीडिया के उसी प्लेटफार्म पर कह दें कि भाई ये आदमी पार्टी में कुछ है ही नहीं, या जो उसने लिखा है हम उसको डिसोन करते हैं। अच्छा, अंत में मीर साहब मुझे ये बताएं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि देश को एक मजबूत ताकतवर विपक्ष की ज़रूरत है। कांग्रेस की और को लेकर प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कहा कि अगर एकमात्र पार्टी 2024 के चुनाव में एक लीड कर सकती है कोलिशन को, तो कांग्रेस है। आप ये बात मानते हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस के अपने नेता हैं? जम्मू कश्मीर कांग्रेस का भी केवल भी अगर नज़र दौड़ाएंगे आप, तो इस समय स्थिति ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अगर अपना खेमा लेकर अलग हो गए तो कांग्रेस धराशायी हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो क्या ये बात मानेंगे कि आपको बाहर दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी के अंदर ही इतने ज़्यादा दुश्मन मौजूद हैं और उसके कारण जो है आपकी पार्टी कमज़ोर है? और अगर यही स्थिति रही आने वाले काल में, क्या आपको लगता है कि चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला दो खेमों में बंटकर कर पाएंगे? देखो, स्टेटों की बात अलग है, जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, मोदी साहब हज़ारों करोड़ रुपए लगा दे राहुल गांधी या गांधी परिवार की इमेज टॉर्निश करने के लिए, वो अलग बात है, मगर अदरवाइज देश ने रिकॉग्नाइज किया पिछले 8 साल मोदी साहब के सरकार में जो भी गलतियां हुई या जो गलतियां वो करने जा रहे थे, मेरे ख्याल से वाहिद एक लीडर है जिसका नाम है राहुल गांधी, जो पूरे देश भर में से होने वाली गलतियों के बारे में भी पहले बोल दिया, नुकसानात के बारे में बता दिया, और प्लस जो उसने गलतियां की उनके सामने अगर किसी ने आवाज़ उठाई वो मात्र एक राहुल गांधी ने उठाई। चूँकि और कोई आदमी मुझे देश में बताइए, हम मान लीजिए 2 मिनट के लिए कह दें राहुल जी चलो उनकी बात मान ले, सही है, दूसरा कौन है हमारे देश में? शरद पवार जी, आपने कभी देखा वो नेशनल मुद्दों पर बोल रहे हैं? आपके समाजवादी है, आपके मायावती है, आपका चंद्रबाबू नायडू है, जितने भी जिनको आप लीडर कह सकते हैं, एक्सेप्ट कांग्रेस और एक्सेप्ट राहुल गांधी और उनकी क़यादत में जो कांग्रेस पूरे देश में काम करे, अभी तक तो उनके बगैर कोई दूसरा लीडर, क्लियर कट लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर, दिल से जो लीडरशिप में मजबूती होनी चाहिए वो है। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं राहुल गांधी जी के ही क़यादत में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, कांग्रेस आगे चलेगी, और जितने लाइक माइंडेड लोग हैं उन्होंने वक्तन फवक्तन इशारे भी दिए कि कांग्रेस के बगैर हो ही नहीं सकता है, और कांग्रेस अपना फैसला कर ले, वो हम करने जा रहे हैं। सितंबर तक नया प्रेसिडेंट देने जा रहे हैं विद फुल फ्लेज अथॉरिटी, जो हमारी पीसीसी ने इसी शिविर से कई स्टेटों से आया। हमने भी कह दिया कि कांग्रेस को आगे राहुल गांधी के बगैर कोई दूसरा चेहरा, दूसरा आदमी है ही नहीं जो लीड कर सकता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर। एक बात तो बिल्कुल साफ कही कि खेमों में बटी हुई कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद आखिरी लम्हे तक संकल्प शिविर में आ रहे थे, लेकिन राज्यसभा में जब नामों की घोषणा हुई उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपना मन बदला। तो जो ट्विटर पर और जो सोशल मीडिया पर आप हंगामा देख रहे हैं और जो ट्वीट किया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, इस इंटरव्यू से आपको साफ पता चल गया होगा।